हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपके स्टैंडर्ड 12th के सब्जेक्ट की, विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम ओसी बोलते हैं प्यार से। ठीक है, स्टैंडर्ड 11th में आपने ऑलरेडी ओसी के बारे में पढ़ा है गुजरात बोर्ड में, और उसी चीज को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दिस इज लेवल 2.0 फॉर ओसी। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल आपने 11th में पढ़ा, अच्छे से आपने डिटेल में पढ़ा होगा आई एम श्योर, और उसी चीज को हम अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं एडवांस लेवल के वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बारे में आप जानते ही हैं, काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, और मेरा जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे रहेंगे उसी के सब्जेक्ट में आपके, वो भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड रहेंगे। जो चीजें अपने आसपास आपने देखी होंगी उस बेसिस पे ही मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, जिससे वो आपको अच्छे से रिलेट हो सके। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द मेन वर्ड फॉर द डे। आज हम इस लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला जो वर्ड है हमारे लिए, जो टर्म है, दैट इज मैनेजमेंट। अब एग्जैक्टली मैनेजमेंट है क्या, तो उसी की बात यहाँ पे इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी वर्क टू बी डन सक्सेसफुली। ये आप समझ लो, किसी भी चीज को, किसी भी काम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपको मैनेज करना आता हो उस काम को। आपके अंदर मैनेजमेंट के बेसिक स्किल्स होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए किसी भी काम में सक्सेस पाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसके आप जितने चाहिए उतने एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैनेजमेंट है क्या। जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे उन्होंने दिया वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो एंशियंट टाइम से ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्टेड है। मैं सिर्फ ह्यूमन नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि इवन जो एनिमल्स होते हैं ना, जानवर होते हैं, जानवरों में भी हर चीज का एक तरीका होता है मैनेज करने का। वो जो भी काम करते हैं, मतलब जैसे होता है ना भाई, जो एनिमल्स हैं वो किसी के ऊपर अटैक कर दें तो अटैक करने का भी उनका तरीका होता है। आपने देखा है वो किस तरीके से अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर अगर एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खा रहा है, उसको बांट रहा है, तो अपनी पूरी फैमिली के साथ बांट के खाएगा। वो लोग भी सारी चीजों का मैनेजमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, एनिमल्स में भी वो स्किल्स बाय डिफॉल्ट होते हैं। हमें वो स्किल्स कुछ लेवल तक होते हैं और कुछ हमें डेवलप करने चाहिए अगर हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। अब कोई एग्जाम्पल अगर लेना हो तो लेट अस टेक सम कॉमन एग्जाम्पल। आपके लिए एज ए स्टूडेंट मैनेजमेंट की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा वेस्ट अपन यही चीज करते हैं लाइफ में। पैसा तो अपने पास होता नहीं है, पॉकेट मनी जितना ही होता है, लेकिन टाइम बहुत होता है। ठीक है, टाइम के मामले में स्टूडेंट सबसे रिच पर्सन होता है और वही सबसे ज्यादा इसको वेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास बहुत है, टाइम तो बहुत है अपने पास, वेस्ट करो सारा टाइम तो अपने सोशल मीडिया, ये वो, फ्रेंड्स के पास जाने में, कैफेज में घूमने फिरने में वेस्ट कर देते हैं। ये चीज सबसे प्रेशियस है, मोर देन मनी, बिकॉज इफ यू हैव टाइम देन यू कैन हैव मनी। टाइम इज मनी, तो वो एक्चुअली में बहुत करेक्ट चीज है। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, और हम बोल सकते हैं वर्क मैनेजमेंट, बहुत बड़ा वर्ड है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उसी के बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं आप ही से रिलेट करूंगा। ठीक है, अब एज ए स्टूडेंट अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको कुछ अचीव करना है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करें। अब मैनेज करना क्या मतलब है, सर मैनेज करें, आप कब से बोल रहे हो मैनेजमेंट मैनेजमेंट, बट क्या है ये मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोई भी काम को किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, उसको परस्यू कैसे करना है, उसके लिए आपके पास कोई रोड मैप, कोई प्लान, पहले से कुछ चीजें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 12th स्टैंडर्ड अभी शुरू हो गया है, तो आपके लिए भी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आपको पता है। अच्छा, आपके लिए भले इंपॉर्टेंस ना रखता हो, आपके पेरेंट्स के लिए रखता है, तो उनका वो प्रेशर शुरू हो जाता है, 12th है, ध्यान दो, बहुत हो गया ये वो। ठीक है, अब जैसे अप्रैल मंथ में आपकी पढ़ाई शुरू हो गई और आपको पता है कि अगले साल मार्च में एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अब यहां से पढ़ाई शुरू करनी है और यहां तो एग्जाम आ जाएगा, तो पढ़ाई कैसे करनी है, कुछ प्लानिंग है आपका? जैसे आपके सपोज मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लैंग्वेज है, कुछ कंप्यूटर है, 7-8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं,
तो रैंडमली कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ लेते हो क्या? ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ये नहीं करूंगा कि रैंडमली कुछ भी पढ़ लो, चलो आज एक काम करो ओसी निकाल लो, अरे नहीं छोड़ो यार मैं खुद बोर हो रहा हूँ, बंद करो इसको, ये सब मिटा देता हूँ, इको की बुक निकालो। आप बोलोगे सर अभी ओसी बोला था, अभी इको पढ़ाने लग गए। अच्छा इको का एक पेज पढ़ाया, मैं बोला नहीं अकाउंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, चेंज करते हैं। आपका दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, क्या हुआ, ओसी मंगवाया था, इको खुलवाया, अब अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ सोच के आए हो क्या कराना है, आप भी तो यही बोलोगे। तो वही चीज हो गई ना कि अगर मैं पहले से सोच के प्रिपेयर करके नहीं चलूंगा तो मेरा काम टाइम पे कैसे खत्म होगा। मैं आपके साथ साथ अपना एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, अगर मुझे भी आपका सिलेबस मार्च के एग्जाम को ध्यान में रख के कंप्लीट कराना है तो इवन मेरे माइंड में भी एक प्लानिंग होता है, ठीक है, कि भाई अप्रैल में हम बैच स्टार्ट करेंगे, फिर अप्रैल से लेके मई तक हम पढ़ाई करेंगे। मई में आप आओगे सर वेकेशन चाहिए, घूमने जाना है, तो चलो भाई ठीक है 15 डेज का वेकेशन ले लो, तब तक क्लास बंद है, अभी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। फिर जून में अपने वापस मिलेंगे, जून से रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट होगी अच्छे पेस पे, और एक डेडलाइन डिसाइड कर लेते हैं कि जून से लेके सपोज नवंबर या दिसंबर के बीच में हमें अपनी जो क्लासेस हैं उसमें जो सिलेबस पढ़ना है वो हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो एक प्लान रहता है भाई दिसंबर में क्या करेंगे, तो दिसंबर और जनवरी अपने करेंगे प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, चैप्टर वाइज। फिर आ जाएगा फरवरी में तो आपके 100 मार्क्स के पेपर चल रहे होंगे स्कूल में भी, यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर आ गया मार्च जिसका आपने पूरा साल इंतजार किया और मेन एग्जाम आ गया। तो एक रोड मैप तो है माइंड में। आज मुझे अप्रैल 2020 में भी ये पता है कि मार्च 2021 में क्या करना है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज अगर मेरे माइंड में है, इवन इसको और डिटेलिंग में भी मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। एज ए ट्यूटर हम ये प्लानिंग करते हैं कि बच्चे को अप्रैल मई में क्या पढ़ाना है, बिफोर वेकेशन हमें इतने चैप्टर खत्म कराने, ठीक है। जून से नवंबर के बीच में कितने दिन डेली कितने आवर्स के लेक्चर रखेंगे तो इतना सिलेबस खत्म होगा। तो एक एवरेज कैलकुलेशन है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मेरे माइंड में है कि आज के लेक्चर में मुझे इतना पार्ट कवर करना है, ताकि जब इस पेस पे हम चलें तो इतने दिन में हर महीने अगर हम इतने लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे तो मंथ एंड तक इतने पेजेस हो जाएंगे, और इस एवरेज से मेरा नवंबर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। हर वीक आप टेस्ट भी प्रिपेयर कर पाओगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पाओगे, और आपको ये सारा टाइम आपकी प्रैक्टिस के लिए लास्ट 3 मंथ्स में मिलेगा। ये सब मेरे दिमाग में है, तभी मैं उस चीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं। अगर मैं रैंडमली हवा में चलूंगा ना, तो हो सकता है कि मार्च में क्या उसके भी बाद आपका सिलेबस खत्म ना हो और आप ऐसे एग्जाम देके आ जाओ। क्लियर हो रहा है? तो जैसे मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं अपने काम का, अपने टाइम का, आपको भी तो मैनेजमेंट करना है अपने टाइम का, जो कि आप कितनी बार नहीं करते हो, हर कोई नहीं करता है। और वही एक डिफरेंस आ जाता है। जो डिसिप्लिन की हम बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में आप देखते हैं, आपके साथ भी होता होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपने बहुत बार लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, तो आप देखते होंगे भाई कुछ लोग होते हैं जब उनका स्टडी का टाइम होता है ना, एक स्टडी आवर्स होते हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार एक टाइम रखो कि इस टाइम पे मैं पढ़ाई करता हुआ पाया जाऊंगा। मैं यही लैंग्वेज बोलता हूँ कि अगर इस टाइम पे कोई मुझे बुलाएगा ना, मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे 24 घंटे का है, मैं इस आवर्स में तो नहीं आऊंगा भाई, मेरा टाइम जो है शाम को पढ़ने का है, ट्यूशंस खत्म कर लिए ये वो, तो भाई इवनिंग में 6 to 9 के बीच में और रात को डिनर के बाद 10 से 12 के बीच में मेरा पढ़ाई का टाइम है। ये आवर्स में कुछ भी हो जाए मैं अवेलेबल नहीं। ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। दिस इज माई टाइम मैनेजमेंट। इस टाइम पे मैं दिखूंगा ही नहीं। और आपने देखा होगा बहुत लोग जो सिंसियरली पढ़ते हैं ना, वो अपने टाइम पे अवेलेबल ही नहीं होते, फोन वोन बंद कर देते हैं, रूम बंद कर दिया, घर पे कोई आता है ना तो भी अटेंड नहीं करते, भाई कमरे में पढ़ रहा है, पेरेंट्स को बोलते थे डिस्टर्ब मत करना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक होता है। अच्छा एक दूसरा होता है कि भाई एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया ना, ये सब तो गया रद्दी में, बुक वुक बंद की, अरे वो फ्रेंड बुला रहा है, चल यार सीसीडी चलते हैं, चल यार कॉफी पी के आते हैं, चल यार घूम के आते हैं, तुरंत से माइंड डिफ्लेक्ट। अब ऐसा अगर आप करोगे तो क्या कभी आपकी पढ़ाई खत्म हो पाएगी? नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमें पहले से कुछ चीजें प्लान आउट करनी पड़ती है कि इस टाइम पे हम पढ़ेंगे। अच्छा फिर ये भी होता है, स्टूडेंट्स ऐसे भी प्लानिंग करते हैं ना, आपको भी करनी पड़ती होगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, थियरी सब्जेक्ट्स, अच्छा इजी सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए भी टाइम रखना पड़ता है कि यार मेरे पास दिन में 4-5 घंटे पढ़ने के लिए रहते हैं, ट्यूशंस के अलावा, स्कूल के अलावा, तो थियरी में मुझे इतने आवर्स देने हैं। मेरा इको का सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है क्योंकि डिफिकल्ट लगता है मुझे, ओसी मुझे सिंपल लगता है, या फिर वाइस वर्सा है। अच्छा प्रैक्टिकल्स में अकाउंट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो मुझे अकाउंट्स में
ज्यादा मेहनत चाहिए क्योंकि मेरी बैलेंस शीट कभी टैली होती नहीं है, सस्पेंस अकाउंट पे ही चल रहा हूँ मैं, तो बेटर है कि मैं उसके लिए थोड़ा सा और राइटिंग प्रैक्टिस करूँ। तो ये सारी चीजें के हिसाब से हम टाइम स्लॉट सिलेक्ट करते हैं कि दिन में 2 घंटे तो मुझे अकाउंट सॉल्व करने के लिए देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो आप सोच रहे हो ना, दिस इज मैनेजमेंट। आया है समझ में? देखो ये इस एग्जाम्पल में मैंने अपने आप को रिलेट किया, आपको रिलेट किया, क्योंकि बात हमारी हो रही है, पढ़ाई की हो रही है, तो ये एक सिचुएशन हो गई। वैसे ही और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए एग्जाम्पल्स की कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। देखो एक और एग्जाम्पल, ठीक है, आपके घर में आपकी मदर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हाउस, ठीक है। फादर तो हैं लेकिन मदर की इंपॉर्टेंस इक्वल है। फादर अगर बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत करके पैसे कमा के ला रहे हैं, बट जो मैनेजर है ना घर के, होम मिनिस्टर, मैं मेरी मम्मी को ना होम मिनिस्टर बोलता हूँ, तो जो होम मिनिस्टर है ना वो मदर है। क्लियर हो गया? क्योंकि इनके बिना घर नहीं चलने वाला, ये चीज आपको ही पता है। हम कितनी बार उतना उनको ड्यू क्रेडिट देते नहीं है, बट ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। अगर वो एक 24 घंटे आपके घर में ना हो तो आपके घर की जो हालत होगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। देखो आप एक बात समझो, मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट से चीज कैसे रिलेटेड है। एक ज्वाइंट फैमिली है, और देखो ज्वाइंट फैमिली में मेंबर्स कितने हैं? ग्रैंडफादर है, मतलब मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो इन लॉज है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। हस्बैंड है, आपके फादर, आप हो, मान के चलते हैं 2 बच्चे, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। इतने लोग हैं घर में, और कोई नहीं है, इतने लोग हैं घर में, और इतने भी मोर देन इनफ है। ज्वाइंट फैमिली भी नहीं है तो एक फर्स्ट फैमिली हो गई। ज्वाइंट फैमिली में तो हो सकता है कि जैसे आपके चाचा या और कोई साथ में रह रहे हो तो ज्वाइंट फैमिली। अपने तो एक मेन फैमिली की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट पे नहीं जा रहे। अब देखो इन लॉज हैं, हस्बैंड है, मतलब आपके फादर हैं, आप हो, आपके सिबलिंग्स हैं। इन सबका टाइमिंग, इन सबकी रिक्वायरमेंट, इन सबकी जरूरत बिल्कुल अलग होती है। ये कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा क्योंकि आपको सिर्फ अपनी जरूरत दिखती है, लेकिन आपकी मम्मी को सबकी जरूरत दिखती है। पता चल रहा है? अच्छा, आपके दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एजेड होंगे, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनकी जनरेशन अलग है। मतलब वो मोस्ट डिसिप्लिन जनरेशन होती है घर में। सुबह 5-6 बजे में उठ जाने वाले लोग, 7 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाने वाले लोग, उनको सुबह 8 बजे से पहले नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए गरम गरम, तो उनका दिन पूरा होता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं साथ में। आपके पापा हैं तो भाई उनको 10 बजे जॉब पे जाना है, उनको नाश्ता चाहिए 9 बजे, उससे पहले वो 8 बजे उठेंगे। आप देखो, एक को नाश्ता 8 बजे चाहिए, एक को 9 बजे चाहिए। आपका तो उठने का कुछ टाइम का फिक्स ही नहीं होता है क्योंकि 12th में स्कूल जाते नहीं हो, तो क्या करोगे? पढ़ाई के लिए उठोगे, कभी 11 उठ रहे हो, कभी 12 उठ रहे हो। मम्मी को आपका भी ध्यान रखना है। अच्छा, आप भी 2 भाई बहन हो, आप भी अलग अलग हो। एक जो है वो भी आप 12th में पढ़ रहे हो, आपके जो भी सिबलिंग है, हो सकता है आपसे एल्डर हो या यंगर हो। सपोज यंगर है, 9th में, सपोज ऐसा मान लो, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। आप स्कूल नहीं जाते हो, फिर आप क्या करते हो? आराम से उठते हो 11 बजे, सीधा 1 बजे ट्यूशन चले जाते हो खाना वाना खा के, तो टाइमिंग अलग हो गई। अच्छा, 9 बजे, मतलब जो 9th स्टैंडर्ड में आपका छोटा भाई या बहन है, उसको तो स्कूल जाना पड़ता है। वही सुबह 7 बजे वाला चक्कर, उसको 6 बजे उठाओ, टिफिन पैक करके दो, ये करो वो करो। आप देख रहे हो एक लेडी को कितने लोगों को अलग अलग टाइम पे मैनेज करना पड़ रहा है। ब्रेकफास्ट का टाइम सबका अलग है, लंच का टाइम सबका अलग है। अच्छा, पापा को टिफिन देना है, इन लॉज को घर पे खाना देना है, आप खाना खा के जाओगे, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो स्कूल से आने के बाद खाएंगे। सबके टाइमिंग में वेरिएशन। और इन सबको ये जो सुबह का टाइम होता है ना, मतलब सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, ये टाइम स्लॉट में आपकी मम्मी को देखना, मुझे तो ऐसा दिखता है 8-10 हाथ निकल रहा है, सबको एक साथ मैनेज कर रही है। एक अकेली औरत कैसे पॉसिबल है, भगवान जाने। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक और मुसीबत होती है उनके सिर पे, आपके घर की मेड, है ना। ये एक्चुअली में अपने लिए मुसीबत है, बट उनके लिए हेल्पिंग हैंड है। उसको भी पर मैनेज तो करना पड़ता है ना, क्योंकि मेड का आपको पता है उनका काम कैसा होता है। आप इस तरफ देखो, वो उधर से भाग गई, झाड़ू करो, ये नहीं किया ठीक से, वो नहीं किया। वो पैसों के लिए काम करते हैं, उनका घर नहीं है, तो वो ठीक से काम भी नहीं करेंगे अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं रखें। तो इन सबको मैनेज करने के साथ साथ इसको मैनेज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये भी तो सुबह ही आती है। तो आप सोचो, इस टाइम स्लॉट के अंदर आपकी मम्मी को इन सब लोगों को मैनेज करना है, प्लस इसको मैनेज करना है, तो कुछ दिमाग में प्लानिंग होता होगा तभी वो करती होंगी। पता है, उनका एक रूटीन है। सबसे पहले घर में सुबह सुबह फटाफट उठ गए,
इन लॉज को चाय दी, हस्बैंड को उठाया, उनका नाश्ता बनाया, बच्चे को उसके पहले स्कूल भेजा, उसका नाश्ता पैक किया, उनके माइंड में पूरा 2 बजे तक का एक रोड मैप क्लियर होता है कि मैं 6 बजे उठूंगी, नाश्ता बनाऊंगी तो भाई सबका बना के रखूंगी, या आधों का बनाऊंगी, आधों का बाद में वापस बनाऊंगी। टिफिन बनाना अगर मैंने इतने बजे स्टार्ट नहीं किया तो हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाएगा, बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, उसको खाना टाइम पे नहीं मिलेगा। उनके माइंड में वो चीजें चल रही होती है। तो जब तक वो चीजों को प्रिपेयर नहीं करते तब तक ये सारा काम ठीक से नहीं होता। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट। आपको अगर लाइव एग्जाम्पल देखना है ना, एक दिन आपकी मम्मी को सुबह 6 बजे से उठ के दोपहर के 2 बजे जब वो फाइनली थक के सोने जाती है ना आफ्टरनून में कि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, उस स्लॉट में आप उनको देखना, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा मैनेजमेंट कैसे होता है। क्लियर हो गया? तो ये एक एग्जाम्पल तो लाइव आपके सामने है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने अपना दिया, आपका खुद का एग्जाम्पल दिया कि स्टडीज के मामले में आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, आपके फादर भी तो करते होंगे मैनेजमेंट पूरा दिन में। तो सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे नाश्ता चाहिए, इतने बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, फिर मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे बैंक जाना है। उनके माइंड में भी पूरे दिन का विजन होता है कि मैं इस तरीके से काम करूंगा तो शाम को इतने बजे घर पहुंचूंगा और मेरा सारा काम हो गया होगा। क्लियर है ये चीज? तो मैनेजमेंट स्किल्स और मैनेजमेंट के एप्लीकेशन के बिना अगर आप सोचो कि आप कोई काम कर सकते हो, इट इज नेवर पॉसिबल। टोटल फेलियर हो जाएगा, टोटल डिजास्टर। अगर नहीं यकीन आता है तो अपनी किसी साल की मार्कशीट उठा के देख लो, जिस साल आपने फुल मस्ती की, टाइम पास किया और लास्ट में पढ़ने बैठे, पता चल गया होगा क्या रिजल्ट आता है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। इंट्रोडक्शन में जो कुछ था मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स आपको चाहिए थे मैंने दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनकी लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। तो आपकी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, गुजरात बोर्ड की, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट पेज है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको पूरा दे दिया है। अगर आप इसके बाद देखेंगे फर्स्ट पेज के एंड पे, तो फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में बोला है, वो बोल रहे हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन ग्रुप्स। ठीक है, जैसे फैमिली भी एक ग्रुप है। ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, मैनेजमेंट करने के लिए एक दूसरे का कोऑपरेशन कितना जरूरी है वो भी समझ लेते हैं। देखो, एक फैमिली है, एक फैमिली का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो वो भी तो एक ग्रुप है ना। ठीक है, अब फैमिली भी तो एक ग्रुप है। इसमें आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आप सब लोग हो, तो घर का काम भी तो मिल बांट के होता है। ठीक है, जब सपोज ये जो प्राणी है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, ये छुट्टी पे है, अब क्या होता है पता है? तब जरूरत पड़ती है सबके कोऑपरेशन की। संडे का दिन है, मेड नहीं आई है, लग जाओ सारे काम पे। पापा को झाड़ू पकड़ा दिया, मम्मी ने बोला कि मैं तो खाना बनाऊंगी भाई, ग्रैंड पेरेंट्स को बोला आप लोग थोड़ा अपना काम खुद का देख लो, अपनी बैंड बज जाती है। बोले तुम पोछा भी करोगे, तुम बर्तन भी करोगे, तुम सब्जियां भी काटोगे। अपने बोलते भाई इससे बुरा तो दिन हो ही नहीं सकता था, ये मेड काम मर गई आज, पता चला। तो सारा काम डिवाइड हो जाता है। तो घर का सारा काम मैनेज करने के लिए ड्यूटीज को डिवाइड करना भी तो जरूरी है। तो एक दूसरे की कोऑपरेशन के बिना अगर मम्मी अकेली सारा काम करती रहेगी तो उनकी क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं आप सबका हेल्प करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये बात यहाँ पे हो रही। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब ये ना कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, ये कहाँ से प्रकट हो जाते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको इन एक्सपर्ट्स का गुरु ज्ञान जो आपने मांगा भी नहीं था, ये लोग देते रहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो गुरु ज्ञान ये लोग देते हैं ना, वो आपको अच्छे से रटना पड़ता है। मतलब डेफिनेशन जो है, मैं आपको डेफिनेशन पूरी समझाऊंगा कि उसमें क्या बोला है, बट उसको एज इट इज लिखना हमारी नेसेसिटी है। बिकॉज आगे भी प्रोफेशनल स्टडीज में भी आप जाओगे ना, हर इंस्टीट्यूट का एक रूल है कि जो चीज किसी ने डिफाइन की है उसका मतलब उन्हीं शब्दों में छुपा हुआ है, उसके बाहर कुछ नहीं है। जो उसमें नहीं लिखा है वो आप मान के नहीं चल सकते, और जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये होता है। तो डेफिनेशन के वर्ड्स को अगर आप इधर उधर कर दो तो आपने मतलब ही बदल दिए, ऐसा रूल है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, बट याद रखना एज इट इज, वो हमारी एक नेसेसिटी है। एक एक दो दो डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको ये करना है कि जब अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो एक रफ नोटबुक लेके बैठो। मैं ये मानता हूँ
थियरी में स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैसे याद करें यार, थियरी इतनी सारी है, लर्न कैसे करें। देखो आपकी ये 12th की बुक में ना नेट थियरी है 100 पेज की, जो पूरे साल में अपने को घिस घिस के पढ़नी है, ठीक है। आगे के प्रोफेशनल लेवल पे आप जब जाओगे, सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, बीबीए, कोई भी पढ़ाई करोगे, वहां पे 500-600 पेज की बुक्स होती है, 800 पेज की बुक्स भी होती है। लाइन टू लाइन रट्टा नहीं होने वाला। ये है कि जब पढ़ने बैठो एक रफ नोटबुक ले लो, जिसको बाद में फाड़ के फेंक दोगे चलेगा। पढ़ते टाइम हेड पॉइंट्स, मेन वर्ड्स, डेफिनेशन थोड़ा रफ में लिख लो। लिखा हुआ ना बहुत जल्दी याद होता है, दैट इज द बेस्ट मेथड। इसलिए स्कूल में ना आपको होमवर्क में लिखवाते थे कि जब बच्चा लिखता है ना, उसको ना वो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली 10 बार पढ़ लेता है और वो चीजें उसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाती है। क्लियर है? चलो तो देखें, सबसे पहले जो एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने का तरीका मैनेजमेंट है। आप इस चीज को जस्टिफाइड मानते हो कि नहीं? इसका एग्जांपल देता हूं। कौन है वो प्राणी दुनिया में जो दूसरों से काम करवाना बहुत अच्छे से जानता है? आया समझ में? ये है वो प्राणी। एम्प्लॉयर, बॉस, मैनेजर, जिसकी शक्ल हमें तो कभी पसंद नहीं होती। ये वो बंदा है जिसको सबसे काम निकलवाना आता है कि भाई तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा। ये खुद क्या करता है पता है? आपसे काम करवाता है। इसका काम ही यही है, आपसे काम करवाना। आप बोलोगे यार खुद तो पिक्चर देखने चला गया, मेरे को काम पे लगा के चला गया, अब मैं बैठूंगा नाइट शिफ्ट करूंगा और ये घर पे जाके सो रहा है आराम से। भाई वही उसका काम है। आया समझ में? इसलिए उसकी सैलरी ज्यादा है, आपकी कम है। चलो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जिस दिन आप ये आर्ट सीख जाओगे ना, आप भी इसकी पोस्ट पे आ जाओगे। उसके लिए करनी पड़ेगी पढ़ाई। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, अब ये पता नहीं कौन है, इसने क्या बोला, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, पहले से सोचा हुआ कुछ टारगेट, ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भाई पहले से कुछ सोच के तो आए होगे, कुछ टारगेट तो होगा आपका कि ये अचीव करना है। टारगेट किस चीज को लेके? बिजनेस को लेके, ठीक है। तो बिजनेस यूनिट के बारे में बात की है। अब जब प्लानिंग करके आए हो तो फिर आप कोशिश करोगे ना कि कम से कम समय लगा के काम खत्म हो जाए, कम से कम पैसा खर्च करके काम खत्म हो जाए। और जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, ह्यूमन बींग्स, कैपिटल, रॉ मटेरियल, स्टॉक, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जो कुछ भी, उसका मैं बेस्ट यूज करके मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जनरेट कर लूं। क्लियर? तो ये इंटेंशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉर्ज टेरी। ये 2-3 जो है ये इंपॉर्टेंट मान के चलना, आप मार्क कर लेना। जॉर्ज आर टेरी, इसने क्या बोला? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट। सही, सारी चीजों को कंट्रोल करना ही तो मैनेजमेंट है। मतलब लोगों को कंट्रोल करना, आपकी फैक्ट्री है अगर तो मशीन्स पे, किस मशीन पे कितने यूनिट बनेंगे, क्या प्रोडक्शन होगा, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। मटेरियल, रॉ मटेरियल का आना, फिनिश गुड्स का जाना, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सब। मेथड, प्रोडक्शन कैसे होगा, काम कैसे होगा, गुड्स कैसे आएंगे, कहाँ पे स्टोर होंगे, कहाँ से जाएंगे। ई कॉमर्स कंपनीज का एग्जांपल ले लो। ऑनलाइन जो आप गुड्स मंगवाते हो अमेजोन और ये सबसे, फ्लिपकार्ट से, तो वो लोग के वेयर हाउसेज होते हैं इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे। कौन सी लोकेशन पे स्टोर करना चाहिए, कहाँ का ऑर्डर कौन से वेयर हाउस से प्रोसेस होगा, ये सब चीजें उन्होंने मैनेज की हुई है, तभी आपके लिए काम हो रहा है ना। मनी एंड मार्केट, ठीक है। तो पैसा और मार्केट में ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, ये सब मैनेजमेंट के थ्रू होगा। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू द ह्यूमन एफर्ट्स। कोई ना कोई लीडर तो होगा, कैप्टन तो होगा, ठीक है, जिसको लीडर बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, टीम एफर्ट। मोबाइल गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, ठीक है। पबजी खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, मैं भी वो गेम खेलता हूँ कभी कभी, मुझे अच्छी लगती है। तो वो गेम के अंदर आप देखते हो कि वो स्क्वाड में खेलते हैं, 2 के ग्रुप में खेलते हैं, 4 के ग्रुप में खेलते हैं। जब मैंने गेम खेली तो ये ऑब्जर्व किया, जो अकेले खेलते हैं ना, तो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, आप अकेले अकेले भाग रहे हो, कोई भी कहीं से भी अटैक कर देगा और आप मर गए, ठीक है। लेकिन जब 4 लोग एक ग्रुप में है, एक साथ है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो भाई एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि यार हम सब हैं, सामने वाली टीम है, हम भी उस पर अटैक कर रहे हैं, वो भी हम पे अटैक कर रही है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू बचा लेना, तू अटैक कर देना, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये चीज है। तो कंपनी में भी यही होगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अच्छा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, तो जितनी सेल आई है, ऑर्डर्स हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज होगा,
तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। डायरेक्शन दिखाना कि हमें किस डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाना है। रिलायंस को देख लो, अभी 5G टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी है। जियो को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया, रोज के रोज इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं पूरी दुनिया से। 1 लाख करोड़ रुपए एक हफ्ते के अंदर जो है कलेक्ट कर लिया अलग अलग कंपनी से। तो दैट इज डायरेक्शन टू द कंपनी। क्लियर, यहां तक पता चला? तो ये हमने इंट्रोडक्शन और मीनिंग वाला पार्ट देखा रिगार्डिंग मैनेजमेंट। और अब हम इसके बाद आगे के पॉइंट्स पे जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस वो लोग क्यों बोल रहे हैं ये भी आप समझो, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, हर जगह। कहीं पे भी बिना मैनेजमेंट के काम नहीं हो सकता। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। देखो, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए, मैं उसको एक बार शॉर्ट में खाली थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ट्यूटर का, मतलब मेरा। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट का, मतलब आपका। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके मदर का, आपके पेरेंट्स का, मतलब फैमिली का। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एम्प्लॉयर का, आपके बॉस का या मैनेजर का। और एग्जाम्पल्स ले लो ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्रिकेट टीम के कैप्टन का। क्रिकेट टीम नहीं, जनरली कोई भी टीम हो सकती है, बट अपने यहाँ क्रिकेट ही चलता है। क्रिकेट टीम के कैप्टन का, उसका भी कुछ मैनेजमेंट का रोल है। जब वो ग्राउंड पे उतरता है एक मैच खेलने के लिए, तो उसके दिमाग में इतना कुछ होता है कि ये बैट्समैन आएगा सामने, तो इसके सामने इसको बॉलिंग करानी है। मैं 2 स्पिनर बॉलर लेके उतरूंगा, 2 फास्ट पेसर लेके उतरूंगा, एक मेरे पास मीडियम स्पीड वाला ऑलराउंडर होगा। अगर मैं आउट हो गया तो मेरे बदले ये थोड़ा खेल लेगा, तो इसको पहले भेजूंगा, इसको बाद में। कितना प्लानिंग होता है, टीम मीटिंग्स, डिस्कशंस, एक एक मैच के लिए वो सारी प्लानिंग होती है। तो वो कैप्टन का काम है। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। और भी अगर कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ले सकते हैं। कंपनी वाला केस हो गया, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को मैंने ले लिया, स्पोर्ट्स को मैंने कवर कर लिया। अच्छा, मूवीज होती है, मूवीज में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, डायरेक्टर होता है वहां का मैनेजर। उसको पता है कौन से एक्टर से क्या एक्टिंग करानी है, उसको पता है सॉन्ग की शूटिंग कहाँ करनी है, उसको पता है कौन कौन सी लोकेशन चाहिए, और प्रोड्यूसर से उसको मिलता है बजट कि इतने में काम करना है, अब तू लगा तेरा दिमाग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट करता है। तो मूवीज एक पॉपुलर स्ट्रीम है, स्पोर्ट्स, बिजनेस, फैमिली और आपकी खुद की फील्ड। ठीक है, तो ये सब जगह मैनेजमेंट के बिना काम होने वाला नहीं है। इवन अगर आप चैरिटी करते हो ना, वहां भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। देखो चैरिटी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, टेम्पल्स। अगर आपने गोल्डन टेम्पल के बारे में सुना हो या शिरडी के साईं बाबा टेम्पल के बारे में सुना हो, तो आपको पता होगा। ये और भी है, तिरुपति बालाजी है, बहुत सारे टेम्पल्स है इंडिया में। किसी भी रिलीजन को लेके वो टेम्पल हो सकते हैं, कोई चर्च है या कुछ है, अजमेर शरीफ की दरगाह है, ये बहुत सारी जगहें हैं। ये सब पॉपुलर लोकेशंस पे से काफी सारे टेम्पल्स में फ्री का खाना प्रोवाइड करते हैं डेली, जो लंगर बोलते हैं ना। ठीक है, तो जो भी श्रद्धालु वहां पे दर्शन करने आते हैं उनको खाना फ्री मिलता है। और गोल्डन टेम्पल का मैंने पढ़ा था, यहाँ पे डेली 1 लाख पीपल आते हैं विजिट करने। कितने? 1 लाख डेली। और 1 लाख लोगों का खाना गोल्डन टेम्पल में प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप सोचो 1 लाख लोगों का खाना बनाने के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ती होगी, मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, या ऐसे ही चल रहा है? घर में अगर 5 लोगों का खाना बनना है ना, तो मम्मी सुबह से लगी होती है, जो हमने अभी देखा था। तो 1 लाख लोगों का खाना कैसे बनता होगा? इसके लिए कितने हजार लोगों की टीम होगी, कितना राशन लाना है, कितना स्टॉक होना चाहिए। रोटियां, सबसे बड़ी मुसीबत होती है रोटी बनाना। उसके लिए रोटी मेकर मशीन होती है, फटाफट रोटियां बनती है। वो सारा मैनेजमेंट जो है वो भी उनको करना पड़ता है। तो एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, बट कुछ टारगेट होता है ना। कैप्टन उतरता है टीम का, तो मैच जिताने ही उतरता है ना, तो दैट इज द गोल। उसी के हिसाब से पूरी प्लानिंग होती है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, ये भी हमने देखा। मैंने आपको पबजी का भी एग्जांपल दिया, क्रिकेट टीम का भी एग्जांपल ले सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मम्मी का एग्जांपल ले लो। मैनेजमेंट पूरा दिन चलता रहता है ना। उनका दिन जब सुबह 6 बजे शुरू होता है ना, तब से लेकर जब तक वो रात को 11 बजे सो नहीं जाए ना, तब तक चलता ही रहता है। उनका काम कभी खत्म नहीं होता, और छुट्टी भी नहीं मिलती क्योंकि घर में ही रहना है। तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस, ये भी हमने देखा कि कंप्यूटर का काम नहीं मैनेजमेंट करना, सॉफ्टवेयर का काम नहीं मैनेजमेंट करना। सॉफ्टवेयर आपको डेटा जनरेट करके दे सकता है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, रिजल्ट्स दे सकता है, बट उसके बेसिस पे जो डिसीजन लेना है
वो आपको लेना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर ये चीज? चलो फिर आगे देखें। डिसीजन प्रोसेस हमने देख ही लिया, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो साइंस में आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उस सब में केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि ये फिजिक्स में ग्रेविटी है ना भाई, कोई चीज गिराओगे तो नीचे ही गिरने वाली, ऊपर नहीं जाने वाली, एंटी ग्रेविटी नहीं है, तो उसका फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, रूल है। तो मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो टाइम एंड अगेन आप आगे जाके अपने करियर में, स्टूडेंट के करियर में जगह जगह पे पढ़ते रहोगे, और यहाँ पे भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट क्यों है वो समझो। ये वाला एग्जांपल लेता हूं ना। अब देखो, इंडियन क्रिकेट टीम में धोनी भी कैप्टन बना, विराट कोहली भी कैप्टन बना, रोहित शर्मा भी कैप्टन बना, सचिन तेंदुलकर ने भी कैप्टनसी की, और राहुल द्रविड़ ने भी कैप्टनसी की, और सौरव गांगुली को तो हम भूल ही नहीं सकते, उन्होंने कैप्टनसी की, अनिल कुंबले ने कैप्टनसी की, बहुत सारे कैप्टन रह चुके। सारे कैप्टन एक बराबर सक्सेसफुल है क्या? कपिल देव जब वर्ल्ड कप जिता के लाए थे 1983 में, उसके बाद 2011 तक कितने कैप्टन आए होंगे, लेकिन क्या हर कोई वर्ल्ड कप जिता के लाया? नहीं। लेकिन 2011 में धोनी की कैप्टनसी में हम मैचेस हारे बिना वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच गए और जीत गए। पता चला? तो ये जो एक आर्ट है, हर किसी के बस का नहीं है। हर कोई अगर 11 लोगों को मैनेज कर सकता ना तो बात अलग थी, कितनों से नहीं होता। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े प्लेयर है, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं कैप्टनसी करता हूं तो मेरा बैटिंग पे से फोकस हट जाता है, मैं एट ए टाइम दोनों काम नहीं कर सकता। इतने बड़े प्लेयर ने ये चीज एक्सेप्ट की कि मैं बैट्समैन बहुत अच्छा हूं, मैं गाइड कर सकता हूं कैप्टन को, क्योंकि जब मेरे ऊपर वो प्रेशर है ना एज ए कैप्टन कि मुझे टीम को जिताना, हार गए तो ब्लेम मुझ पे आएगा, मेरी बैटिंग खराब हो जाती है। और एज ए कैप्टन उनका बैटिंग परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, तो उन्होंने वॉलंटरीली बोला कि मुझसे बेटर बंदा ढूंढो जो बैटिंग पोजीशन को खराब भी ना करे और टीम को भी जिताए। जब धोनी को कैप्टनसी मिली, सचिन तेंदुलकर प्रमोटेड हिम, रिकमेंडेड हिम कि इसको कैप्टन बनाओ, और उसको सजेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड करते थे कि भाई मैं कैप्टन नहीं हूं, बट मैं आपको बता सकता हूं अगर आप कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। और उनका एक्सपीरियंस इन्होंने यूज किया। आज विराट कोहली कैप्टन है, आप देखते ही हो, कैप्टन विराट कोहली है, लेकिन कीपिंग कौन कर रहा होता है? पीछे धोनी, और स्टंप्स के पीछे से अपनी कैप्टनसी कर रहा होता है कि यहाँ फील्डिंग लगाओ, वहां फील्डिंग लगाओ। तो कहीं ना कहीं जो स्किल एक में है वो सब में हो जरूरी नहीं, तो दैट इज एन आर्ट वर्क। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है इट इज एन आर्ट, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका एग्जाम का एक पूरा आंसर है। 7 पॉइंट्स, इसको अपने बोलते हैं हेड पॉइंट्स। और हेड पॉइंट्स जिस ऑर्डर में दिए होते हैं ना उसी ऑर्डर में रखने, मतलब जैसे जैसे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना आपको वही वर्ड्स यूज करने होते हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस तो यूनिवर्सल प्रोसेस। मेरे हिसाब से अगर आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूनिवर्सल प्रोसेस को थर्ड लिखोगे, ग्रुप एक्टिविटी को फर्स्ट, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप ये वर्ड ही चेंज कर दोगे, ग्रुप एक्टिविटी के बदले जो याद आ गया वो लिख दिया, वहां पे प्रॉब्लम होगी। प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी होती है। हेड पॉइंट्स इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशन जो आपकी है, यूनिवर्सिटीज को, बोर्ड्स को एज इट इज चाहिए होते हैं। अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो जो यहाँ पे है, उसमें आप ग्रामर चेंज कर सकते हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे, कोई इशू नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके अंदर आपको 7 पॉइंट्स लिखने होंगे और उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? तो बस आज हम इसके साथ एंड कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, और वहां पे भी एक बड़ा सा आंसर है, उसको भी एक एक करके कवर अप करने की कोशिश करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ आया हो, एक एक पॉइंट पढ़ के आप अच्छे से उसको क्लियर कर लो। जो भी डाउट्स है पर्सनली आप पूछ सकते हो, और कोई क्वेरी हो तो पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ही हम अगले लेक्चर के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।